नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बिहार का चुनावी शोर थम गया। अब सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं, लोगों ने किसे साथ दिया है, किसे चुना है, किसे रिजेक्ट किया है, ये तो 14 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इस चुनाव के दौरान कांग्रेस की रिवाइवल स्टोरी लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी, वही ढाक के तीन पात होंगे। इस पर लोगों की बहुत निगाह है, क्योंकि बिहार से कांग्रेस ने जो एक रिवाइवल स्टोरी लिखने की शुरुआत की थी, जो संघर्ष जिसको उन्होंने नाम दिया संगठन सृजन, उसके तहत ग्राउंड पे उसको कैसे दिखाना है, इसकी शुरुआत बिहार से की थी। ये कामयाब होता है तो आगे राज्यों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा, नाकाम होता है तो कमियों पे काम करना कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब बिहार का चुनाव चल रहा था, प्रचार चल रहा था, उरूज पर था, माहौल गर्म था, उसी बीच कांग्रेस केरल को लेकर जो अपनी सियासी सरगर्मियां हैं उस पर मसरूफ़ हो गई थी। दिल्ली में बाकायदा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में केरल के बड़े बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई और सीधा सीधा राहुल गांधी की तरफ से दो टूक संदेश गया कि लड़ाई बंद करो, गुटबाजी बंद करो, वरना अपना अपना रास्ता नापो। ए के एंटनी, दिग्गज कांग्रेसी नेता, केरल के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता, आज की डेट में जो रिटायरमेंट ले चुके थे, उन्हें रिटायरमेंट से वापस कांग्रेस एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने के लिए तैयार हो गई है, उन्हें वापस लाया जा रहा है। क्यों केरल की तरफ अचानक कांग्रेस ने फोकस शिफ्ट किया है? केरल को लेके इतनी आपाधापी, इतनी जल्दबाजी या इतनी उत्सुकता या यूं कहें एंग्जाइटी क्यों है कांग्रेस में, ये समझना ज़रूरी है। इस बीच शशि थरूर फिर से आर्टिकल लिखते हैं जिसमें वो अपनी ही पार्टी के जो परिवारवाद है, यानी गांधी नेहरू परिवार, उस पर सवाल भी उठाते हैं। इसका क्या असर होता है? शशि थरूर कितने बड़े नेता हैं केरल में, क्या कुछ बचा है उनका या सब हवा हवाई है? ये सब जानना ज़रूरी है और इसको जानने के लिए आज हमें फिर से दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं केरल से वरिष्ठ पत्रकार गिलवेस्टर। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बड़े दिनों बाद गिलवेस्टर भाई वापस लौटे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सारा फोकस केरल की तरफ शिफ्ट हो गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिहार के चुनाव के दौरान ही कांग्रेस ने कुछ इशारे किए बैठकों के ज़रिए या बहुत सारे फैसले लिए, जिससे लग रहा है कि अब पूरा फ़ोकस केरल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो गिलवेस्टर भाई से पूछते हैं। गिलवेस्टर भाई, सबसे पहले तो आपका बड़े दिनों बाद स्वागत है। और दूसरा, ये कांग्रेस जो इशारे कर रही है कि अब केरल पे पूरा फ़ोकस बिहार इलेक्शन के दौरान ही शिफ्ट हो रहा है, इसके क्या मायने हैं? देखिए कांग्रेस को ये साफ पता है, खास तौर पर जो हाईकमांड है, खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी, उन्हें पता है कि केरला एक ऐसा स्टेट है जिसे वो जो है वापस ले सकते हैं। और उसका मुख्य कारण ये भी है कि आज भी केरला में कांग्रेस के चिन्ह पर और कांग्रेस के जो घटक दल हैं उनके इलेक्शन सिंबल पर लोग काफी वोट करते हैं। पिछले 2024 वाले जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें से अगर हम असेंबली सेगमेंट वाइज वोटिंग का पैटर्न अगर देखें, तो 140 में से 120 सीटों में, 120 विधानसभा की सीटों में इन्होंने बढ़त बनाई थी या इन्होंने ज्यादा वोटें ली थी वाम मोर्चे से। तो जो साफ जाहिर करता है कि आज भी केरला में कांग्रेस का बेस काफी शक्तिशाली है। और आपको पता है कि इनका जो वोट है वो पिछले लोकसभा इलेक्शन में 45 से ऊपर था और विधानसभा इलेक्शन में भी करीब 49 के करीब, सॉरी 39 के करीब था, 40 के आसपास जो है कांग्रेस का वोट शेयर था। तो एक ऐसा प्रदेश है केरला जहां पर कांग्रेस कभी भी जो है, अगर अपने एकता बनाए रखे अपने नेताओं की और एक अच्छी रणनीति बनाए और अपने काडर को अगर वो गैल्वनाइज कर पाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो वापस केरला में सत्ता में आ सकती है। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि केरल जो हाईकमांड है उसकी नजर भी पूरी केरला के ऊपर है, वो होना भी जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जिसका कांग्रेस को वापस लेना बड़ा जरूरी है। आपको पता है कि केरला का एक मॉडल जो है डेवलपमेंट का, या केरला की सोसाइटी है, उसका एक जो रिफ्लेक्शन है पूरे हिंदुस्तान में नजर आता है। और केरला जैसे स्टेट
कि सत्ता अगर हासिल कर लेती है कांग्रेस, तो उसके जो है दूरगामी परिणाम होंगे राष्ट्रीय स्तर पर। जी। तो इसलिए जो है गिलोस्कर भाई जी। एक चीज़ मैंने कहा, अब लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी जैसे बिहार के चुनाव चल रहे थे, बिहार के चुनाव के बीच में ही कांग्रेस ने केरल को लेके बैठ के करी, सब कुछ किया। ये अर्जेंसी क्यों दिख रही है? कोई स्थानीय चुनाव है, क्या है ये? अर्जेंसी क्यों अचानक से कांग्रेस में केरल को लेके दिखने लगी? जी, अर्जेंसी का सबसे बड़ा कारण है कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव है या पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं, वो किसी भी दिन अभी उसकी घोषणा हो सकती है। क्योंकि वो नवंबर के एंड में या दिसंबर में होने हैं पहले सप्ताह के अंदर। तो कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। इसलिए जो है हाईकमान ने ये अर्जेंसी दिखाई है और उन्होंने सारे जो बड़े नेता हैं केरला के, उनको दिल्ली बुलवाया था, आपको पता है। और राहुल गांधी ने, खड़गे ने और प्रियंका गांधी ने जो है सबके साथ ग्रुप में भी मीटिंग की है और अलग-अलग से भी जो बड़े-बड़े नेता हैं केरला के, उनके साथ विचार विमर्श किया है। क्योंकि अब ये नजर आ रहा है कांग्रेस को कि अगर अभी से इन्होंने तैयारी नहीं शुरू की, तो मुश्किल होगा। और आपको पता है कि ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन केरला में होते हैं, वो जो इलेक्शन सिंबल है, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, उस पर होता है। तो एक तरह से इसको जो है सेमीफाइनल ही माना जाता है। और स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस का कोई बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं रहता है। हालांकि अगर ऐतिहासिक रूप से देखें, तो केरला में वामपंथी पार्टियों का एक अपर हैंड रहता है हमेशा स्थानीय निकायों के चुनाव में, लेकिन पंचायतों में ज्यादा उनका अपर हैंड रहता है और कॉर्पोरेशन में। म्युनिसिपैलिटी में हमेशा जो है केरला में यूडीएफ या कांग्रेस वाला मोर्चा जो है हमेशा आगे रहता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें इस चुनाव को बड़े सीरियसली लेना पड़ेगा। दूसरी ओर एक और अर्जेंसी का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बड़े सीरियस तौर पे ले रही है। उसका कारण ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह जब पीछे आए थे यहाँ पे एक रैली में, तो उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, एनडीए को 19 और 20 के बीच जो है प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं। और उन्होंने वहां से ये बहुत बड़ा एक ऐलान किया कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे, उसमें हम लोग 25% वोट की तरफ जो है अपना एक निशाना बना के रखेंगे। और अगर वो 25% तक हम पहुंच गए, तो हम अगले विधानसभा इलेक्शन में जो अगले साल है, उसमें करीब 30 या 31% हम पा गए, तो हम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। तो ये एक अर्जेंसी जो भाजपा की तरफ से जो तैयारी हो रही है, इसकी वजह से भी ये अर्जेंसी कांग्रेस में आई है। देखिए गिलोस्कर भाई, कांग्रेस पे आने से पहले एक सवाल इसी से और पूछ लूँ। एक दिल्ली में या कांग्रेस सर्कल से ये खबरें भी निकल रही है कि भाई टेंशन इस चीज़ की भी है कि बीजेपी ने, जैसे आपने कहा, बीजेपी ने कह दिया कि 25% टारगेट रखना है। कहा जा रहा है कि जो अभी वहाँ मौजूदा लेफ्ट सरकार है, वो भी केंद्र सरकार की जो नीतियों को जिस तरह से लागू कर रही है और उनके साथ हाँ में हाँ मिला रही है, कहीं न कहीं लेफ्ट और बीजेपी का पर्दे के पीछे का कुछ साँठ-गाँठ हो सकती है, ऐसा भी शक है कांग्रेस को। क्या आपको भी लगता है? देखिए, साठ-गांठ तो मुझे लगता नहीं है कि केरला जैसे एक पॉलिटिकली अवेयर स्टेट के अंदर इतनी आसानी से हो सकता है, क्योंकि दोनों जो है, दोनों अलग-अलग ध्रुवों में बैठी हुई पार्टियां हैं और विचारधारा के रूप में भी बहुत अलग हैं। हालांकि जो केरला की सरकार है, वो कई मामलों में केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन कर रही है या उसको यहाँ पर लागू कर रही है। जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने जो पीएम शिक्षा वाली योजना है, उसके वो पीएम श्री जो है, उसको उसके ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वाम मोर्चा के अंदर ही बहुत बड़ा एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ है। सीपीआई ने इसका घोर विरोध किया है। तो ऐसे काम वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अगर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उसका खामियाजा वाम मोर्चे को भी सहना पड़ेगा। क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में वाम मोर्चा के गढ़ों में जो है, बड़े जो जिसको कहते हैं शक्तिशाली लाल गढ़ जिसको कहते हैं, उन गढ़ों में भी जो है संघ परिवार ने और भाजपा ने सेंध मारी है। और इतनी जबरदस्त सेंध मारी है कि करीब 50,000 से 1 लाख वोट तक जो है वाम मोर्चा का वो लोग हटा के ले गए अपनी तरफ। तो ऐसी बात नहीं है कि वाम मोर्चा बड़े खुल के भाजपा के साथ जाएगा तो उसको कोई फायदा होगा, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वो काफी सोच समझ के ऐसी कोई रणनीति अपनाएगा या ऐसा कोई टैक्टिक्स अपनाएगा, जिससे ये भी ना हो कि उसका जो अपना बेस है वो कमजोर हो और साथ में जो है कांग्रेस को भी कमजोर किया जा सके। तो जी। उसके चलते ये जरूर हो सकता है कि जो भाजपा का जो एक तरीका है, तौर तरीका है,
उसके खिलाफ जो है वाम मोर्चा बड़े शक्तिशाली रूप से अभी बात नहीं कर रहा है। जी। भाई वापस कांग्रेस पे लौटते हैं। कांग्रेस ने जब दिल्ली में बैठकें की तो खबरें ये आई कि राहुल गांधी ने जितने नेता थे सबको क्लियर मैसेज दिया कि गुटबाजी नहीं चलेगी, गुटबाजी को खत्म करना होगा। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही शायद, शशि थरूर का एक आर्टिकल छपता है जिसमें वो डायनेस्ट पॉलिटिक्स पे सवाल उठाते हैं और कांग्रेस को भी उसमें लपेटते हैं, गांधी नेहरू परिवार को भी लपेटते हैं। तो इसके क्या मायने हुए? अब राहुल गांधी की बात मानी जाएगी या शशि थरूर का इफेक्ट जो है वो ज्यादा काम कर रहा है? देखिए प्रदीप जी, शशि थरूर क्या कहते हैं अब इसका कोई ज्यादा असर केरला में नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये बात हुई है इसके ऊपर भी कोई बड़ी चर्चा केरला में नहीं हुई है। और जो शशि थरूर का एक रुतबा था वो कुछ टाइम पहले था, लेकिन लगातार जब उन्होंने भाजपा की लाइन अपनानी शुरू की तो केरला के अंदर उन्हें एक अवसरवादी नेता के रूप में अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। और वो जो एक बहुत बड़ी सिंपैथी हुआ करती थी उनके साथ, वो अब इतनी नहीं रही है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो केरला के बारे में जो है ये सब कर रहे हैं या केरला की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कर रहे हैं। ये अपने इंडिविजुअल का क्या कहते हैं, प्रगति के लिए ये कर रहे हैं। तो इसलिए वो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि यूनिटी की बात, बिल्कुल सही आपने कहा कि केरला के अंदर जब तक यूनिटी नहीं होगी तो किसी भी कारणवश जो है कांग्रेस ये भूल जाए कि वो वापस केरला में आ सकेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी खींचतान शुरू हो चुकी है कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं या मुझे प्रोजेक्ट किया जाए। तो उसमें वीडी सतीशन जो यहाँ के विपक्ष के नेता हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथ ही जो सन्नी जोसेफ है जो केपीसीसी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनका एक अपना तौर तरीका है। के सुधाकरन जो पुराने प्रेसिडेंट है वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। यानी सारे जो नेता हैं वो अपना अपना राग अलाप रहे हैं अपने तौर तरीके से। इस बीच केसी वेणुगोपाल भी काफी जो है केरला की राजनीति में इंटरेस्ट लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, और इवन की छोटे छोटे मामलों में वो दखलंदाजी कर रहे हैं, ऐसा पार्टी के कई लोगों का मानना है। और वो काफी सक्रिय हो चुके हैं केरला की राजनीति में। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जब तक इस जो ये सारे नेता लोग हैं इनके बीच में एक एकता नहीं कायम होगी तो बिना एकता के चुनाव में जाना, इवन लोकल बॉडी इलेक्शंस में जाना जो है कांग्रेस के लिए उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो उससे पहले कोशिश की जा रही है कि सारों को इकट्ठा करके जो है किसी तरह से एक एकता का प्रदर्शन जो है जनता के बीच में रखा जाए, क्योंकि जब तक वो एकता का प्रदर्शन जनता के बीच में नहीं रखा जाएगा तब तक जनता के अंदर विश्वास नहीं होगा कि कांग्रेस वाकई में एक ऑल्टरनेटिव के रूप में वामपंथी मोर्चा के सामने शक्तिशाली ढंग से खड़ी हुई है। और जब तक वो विश्वास जनता के बीच में नहीं आएगा तो जाहिर है कांग्रेस के लिए वोट मिलना इतना आसान नहीं होगा। जी। अच्छा, गिलस्टर भाई एक चीज बताइए, एके एंटनी को वापस लाने की कोशिश या एके एंटनी को एक्टिव करने की जरूरत क्यों कांग्रेस को महसूस हुई है और इसका फर्क क्या पड़ेगा? देखिए प्रदीप जी, इससे पहले भी मैंने आपसे जब चर्चा की थी मैंने एक बात कही थी कि केरला के अंदर दिग्गज नेता जो रहे हैं कांग्रेस के, एके एंटनी, के करुणाकरन और उम्मन चांडी, ये तीनों आज जो है दो तो इनमें से चल बसे, के करुणाकरन जी और उम्मन चांडी जी। तो वो बहुत मास लीडर हैं, दोनों बहुत बड़े मास लीडर्स थे केरला के। एके एंटनी भी मास लीडर के साथ साथ एक अच्छी छवि वाले नेता हैं। तो जब ये सारे सीन से हट गए, यानी कि आपको पता है कि एके एंटनी ने तो अपना संन्यास भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था राजनीति से। हम्म। लेकिन अब क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि उन्हें वापस लाना पड़ रहा है? उसका कारण ये है कि जो अभी नेता हैं वो सभी एक ही लेवल के नेता हैं, तो जाहिर है उनके बीच में कश्मकश भी ज्यादा है। तो एक ऐसा नेता चाहिए जो इनके ऊपर बैठ के तो सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर सके या सबको जो है एक साथ इकट्ठा करके रख सके। तो ऐसे में एके एंटनी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं केरला के अंदर इस वक्त जो उस स्टेचर के नेता हैं, और वो काफी परिपक्व नेता हैं। 2 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और केरला की राजनीति को जो है बिल्कुल बारीकी से जानते हैं। तो इसलिए उनको जो है एक इस सारी चीज को ओवरलुक करने के लिए या उसको सुपरवाइज करने के लिए उनको लाया जा रहा है। और वो एक्टिवली अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो भी इंदिरा भवन जो केपीसीसी का दफ्तर है यहाँ पर, वो बीच बीच में आया करेंगे और हमेशा लगातार जो है यहाँ के नेताओं के साथ टच में रहेंगे, क्योंकि
एंटनी ने साफ कह दिया है कि बिना एकता के जो है केरला में कांग्रेस भूल जाए कि वो वापस केरला में सत्ता में आ सकती है। तो इसलिए एंटनी का आना बहुत जरूरी लगता है कांग्रेस के लिए और खासतौर पर हाईकमांड के लिए। तो गिलू भाई, क्या ये एंटनी को लाना सिर्फ ग्रुपिज्म को खत्म करने के लिए है, या ऐसा लगता है कि एंटनी यहीं तक नहीं रुकेंगे, वो फिर कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट भी कर सकती है चेहरे के तौर पे अगर जरूरत पड़ी तो? देखिए, एंटनी एक ऐसा नेता है जिन्होंने 2-3 बार जो है रिजाइन किया है, एक बार मुख्यमंत्री पद से भी रिजाइन कर दिया है। तो वो ऐसे नेता है जो कभी भी पावर के साथ नहीं रहे हैं, उनकी ऐसी छवि है केरला के अंदर कि उन्हें सत्ता चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। वो तो बैठे बैठे एकदम इस्तीफा अपना अनाउंस करने वाले नेताओं में से हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में उनको लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बातचीत हो नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बड़ी पब्लिकली ये कहा है कि वो राजनीति संन्यास ले रहे हैं, एक्टिव राजनीति से। हालांकि वो राजनीति में रहेंगे लेकिन एक्टिव तौर पे नहीं रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि उन्हें वापस कोई ऐसे रोल में लाया जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि उनको एक बड़े नेता, एक बुजुर्ग नेता के रूप में जो कि सबको साथ लेके चलें, उस जो रोल को, उस रोल का इस्तेमाल कांग्रेस जरूर करेगी ताकि सबको इकट्ठा बिठाया जा सके। नहीं, क्या एंटनी के आने से उनके बेटे की वापसी का रास्ता भी खुल जाता है? देखिए, बेटे के बारे में तो यहाँ पे कोई बड़ी चर्चा होती नहीं है, क्योंकि वो तो बीजेपी में जाके भी वो कुछ खास नहीं कर पाए, और ना ही जब कांग्रेस में थे तो वो कोई बहुत बड़ा ओहदा या बहुत बड़ी उनकी अपील ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो एक नॉन एंटिटी है बेसिकली। तो इसलिए वो तो चर्चा का विषय ही नहीं है कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जो भी होगा उसका जी। कोई असर कांग्रेस पर नहीं है। जी। दूसरी बात, एक सवाल और मैं एक ही सवाल में 2 सवाल क्लब कर देता हूँ भाई। पहले तो ये थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ये बताइए, खास करके हिंदी बेल्ट के दर्शकों को, कि केरल की राजनीति चलती कैसे? जैसे बिहार में जात के आधार पर राजनीति चलती है, वोटिंग आता है। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर ज़्यादा होता है। हिमाचल, राजस्थान, इन स्टेट में आपने देखा है कि हर 5 साल में एक सरकार बदलने का रिवाज सा लोगों ने बना रखा है। केरल के लोग जब चुनाव होते हैं, या केरल के लोग जब वोट करते हैं, वो किस आधार पर करते हैं? वहाँ वहाँ की राजनीति कैसे चलती है? और दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि मैं, अगर इस बार जो चुनाव, चलिए खैर पहले एक ही सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो मिक्स हो जाएँगे। जी। जी, केरला की राजनीति अगर हम हिस्टोरिकली देखें, ऐतिहासिक रूप से देखें, तो 2 धड़े हैं। एक तो जो वाम मोर्चा है और एक है कांग्रेस वाला मोर्चा। तो वाम मोर्चे की जो शक्ति केंद्र है या उनका जो बेस है, वो बेसिकली यहाँ का जो दलित पिछड़ा वर्ग और जो कामगार लोग हैं, वो है उनका बहुत बड़ा बेस। और इसमें जो वामपंथी पार्टी है उसका सबसे बड़ा एक जो बेस रहा है वो रहा है ओबीसी जाति है। यहाँ पे ईड़वा जाति इसको कहते हैं। वो बहुत डोमिनेंट जाति है, हिंदुओं के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जाति है। करीब 26% उनकी जो है जनसंख्या है केरला में। तो एक बहुत बड़ा एक वो सोशल ग्रुप है या कास्ट ग्रुप है, जो भी आप कह लीजिए। तो वो हमेशा से जो है शक्तिशाली रूप से वाम मोर्चा के साथ लामबंद रहा है हमेशा। और दूसरा जो है दलित, जो करीब 10-11% है, वो भी हमेशा से वाम मोर्चा के साथ जुड़े रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूडीएफ के साथ जो कांग्रेस वाला धड़ा है, कांग्रेस वाला ग्रुप है, उसके साथ मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग, आपको पता है केरला में मुस्लिम जनसंख्या जो है करीब 29% के करीब है, जो बहुत बड़ी जनसंख्या है केरला में। और कुछ एक जिला तो बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटेड है, और बाकी जिले में काफी उनके इन्फ्लुएंशियल उनकी प्रेजेंस है, जहां पे वो चुनावों के ऊपर उनका असर होता है। तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कांग्रेस वाले मोर्चा के साथ है। दूसरा, ईसाइयों की पार्टी जो मानी जाती है केरला कांग्रेस, मानी ग्रुप, जो पहले बहुत शक्तिशाली रूप से कांग्रेस के साथ रही है, लेकिन पिछले कोई 5-6 साल के अंदर उसके अंदर टूट हो गई थी, और वो एक धड़ा जो है बहुत जो शक्तिशाली लोग थे वो वाम मोर्चा में आ गए हैं, बल्कि उनके मंत्री भी हैं अब वाम मोर्चा में। उसका खामियाजा कांग्रेस को काफी भुगतना भी पड़ा है। उसका भी एक कारण है कि कांग्रेस क्यों पिछले 2 चुनावों से हार रही है। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा है, क्योंकि जो ईसाइयों के बीच में एक थोड़ा सा जो दरार आ गई थी कांग्रेस के लिए। तो ये 2 धड़े तो बहुत जबरदस्त ढंग से कांग्रेस के साथ रहे हैं हमेशा। साथ में कांग्रेस के साथ जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं
जो कि हमेशा से कांग्रेस का भी समर्थन करता है, जो गांधीवादी रास्ते को जो मानते हैं। तो ये एक आइडियोलॉजिकल जो डिवाइड रहा है केरला के अंदर कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच में। अब बीच में जी एक जी छोटी सी बात और कर दूंगा कि भाजपा की एंट्री की वजह से कांग्रेस के अंदर जो है सेंध मारने के लिए वोट बेस के अंदर भाजपा भी जो है ईसाइयों को अपनी ओर आकर्षित करने की काफी कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईसाइयों के बीच में एक दरार डालने में वो कामयाब हो गए या एक धड़े को ले गए तो उससे उनका काफी फायदा होगा। साथ में भाजपा जो है दूसरा, भाजपा की नजर जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ओबीसी ईड़वा कम्युनिटी है उसके ऊपर भी सेंध मारने की बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है। जी जी। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा भाई, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि केरल के जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव खास करके, ये लिटमस टेस्ट कांग्रेस का है, या उससे ज्यादा कहीं गांधी या गांधी नेहरू परिवार या गांधी परिवार जो भी आप कहें, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, इनकी साख दांव पर है? देखिए प्रदीप जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहला चुनाव होगा विधानसभा का जहां पर मुझे लगता है कि जब से, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वायनाड से लड़े हैं, तब से वो एक केरला का हिस्सा बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी काफी जोर शोर से जो है केरला के अंदर अपना हस्तक्षेप करेंगे और प्रियंका भी उसी तरह से। तो ऐसे में, क्योंकि केरला के अंदर अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए काफी गुडविल है जनता के बीच में, तो उनका यहाँ रहना एक तो जनता के बीच में गुडविल बढ़ाएगा कांग्रेस के लिए। दूसरा ये कि जो यहाँ के स्थानीय नेताओं की आपसी जो फूट है या आपसी जो नोक झोंक है या लड़ाई है, उसके अंदर भी जो है ये थोड़ा असर लाने में कामयाब होंगे, उसको कम करने के लिए वो कामयाब हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। साथ में जो काडर है यूडीएफ का या कांग्रेस का, उसको गैल्वनाइज करने के लिए, उसको और उत्साहित करने के लिए मेरे ख्याल से ये दोनों नेता जो है काफी इस बार काफी काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर या एक्स फैक्टर आप कह लीजिए केरला की पॉलिटिक्स में हो सकता है इस बार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किलोस्टर भाई, सारी जानकारी देने के लिए। अब तो केरल पे बात होती रहेगी और आपसे मुलाकात होती रहेगी, पर फिलहाल आज की इस मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि आपके पास भी वक्त की कमी है। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। समझ ही गए होंगे कि केरल अब क्यों इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने क्यों बिहार चुनाव के बीच में केरल पर फोकस शिफ्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, देखने वालों का। थैंक यू।